today we will read the next topic of chapter 3 in part 6. Okay, the name of chapter is what? Metals and non-metal. We have to read about the comparison between the ionic bond and covalent bond, ionic compounds and covalent compounds. Means today we will just distinguish between ionic bonds and covalent bonds. What does the meaning of the term? What does the term ionic bond mean? What does the term covalent bond mean? Means हम लोग देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी क्या है, और यदि दोनों का प्रॉपर्टी है कि कुछ ना कुछ तो दोनों का प्रॉपर्टी होगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कंपेयर करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे दोनों को। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो। मींस बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना एक साथ रहने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो अब ये बॉन्ड मैंने बोला था कि आयनिक बॉन्ड होता है और क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में मैंने बोला था कि ये कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है या फिर कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब कंप्लीट लॉस होता है, एक एटम जो होता है वो कंप्लीट लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, और एक एटम जो होता है कंप्लीटली गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीटली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और इस बॉन्डिंग के द्वारा, इस कंप्लीट लॉस और गेन के कारण आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन जो हुए, उस आयनिक बॉन्ड के कारण जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। अब फिर ये आप लोगों के माइंड में यदि क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज आयनिक कंपाउंड या व्हाट इज कंपाउंड, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई, बेवकूफी हो गई। क्यों बेवकूफी हो गई? क्योंकि कंपाउंड के बारे में मैंने 7 क्लास, 6 क्लास, 8 क्लास के डिस्कशन में ही बता दिया है। मींस उसी टाइम मैंने बता दिया था कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एटम क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने पहले से डिस्क्राइब कर रखा है। पर फिर भी आप लोग जो है नहीं जानते हो, तो मैं फिर से बता देता हूं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है व्हिच इज मेड अप ऑफ what? Which is made up of 2 or more than 2 substances or elements combined in a fixed ratio. फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जिस प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उस प्योर सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंसेस है, केवल रेशियो का, फिक्स रेशियो। कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है, जबकि मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड हो जाता है तो मिक्सचर बनता है। ठीक है, और वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, मिक्सचर इम्प्योर होता है। यहाँ बात करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का। बॉन्ड के कारण कंपाउंड का फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड के कारण आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड के कारण कोवैलेंट कंपाउंड। तो हमने अभी देखा क्या कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मींस इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर होता है। ले भाई, तू भी ले ले, मुझे भी दे दे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। तू भी ले, मुझे भी दे। मतलब तुम्हें 2 चाहिए, ठीक है मैं दे रहा हूं, बट मुझे भी 2 चाहिए, तू भी दे कहीं से भी, मैं नहीं जानता। ठीक है, तू अकेले नहीं दे सकता, 2 आदमी मिलकर दे, बट मुझे चाहिए। ठीक है, तब जाकर वो शेयरिंग। तो दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, एटम के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और उस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट कंपाउंड। तो अब हम लोग देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो बना उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड जो बना उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और दोनों को क्या करेंगे? आपस में कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि बात करें कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो जनरली, यूजुअली, नॉट ऑल, यूजुअली मैं बोलूं
तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर, नॉट नेसेसरली ऑल, जरूरी नहीं कि सभी होगा, नहीं, ज्यादातर 95% हो सकता है, 98% हो सकता है, 99% हो सकता है, 99.99 हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है यूजुअली यदि लगा दिए तो, जनरली लगा दिए तो, ठीक है, कॉमनली लगा दिए तो, मेनली लगा दिए तो, ये सब का मतलब ही होता है कि नॉट 100%। ओके, तो यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर, जनरली ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यूजुअली क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है आयनिक कंपाउंड। जबकि यदि कोवेलेंट कंपाउंड का बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड या तो लिक्विड या तो गैस, और कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड भी है, ठीक है। तो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, ठीक है। जब मगर मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड या तो लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं, एज फॉर एग्जांपल CH4, हैव यू हर्ड द नेम, मीथेन, मीथेन, ठीक है, क्या है, सॉलिड है, नहीं, ठीक है। तो गैस और लिक्विड होता है। दूसरी बात करें हम लोग तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड का काफी हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, यदि हम लोग बात करें आयनिक कंपाउंड तो इट इज वेरी हाई। एज फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, कॉमन सॉल्ट, वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड। उस आयनिक कंपाउंड के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्स 800 डिग्री सेल्सियस। कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अप्रॉक्स 800 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। जबकि यदि हम लोग उसके बारे में क्या बोले कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, और कितना टेम्परेचर पर ये बॉयल हो जाता है, तो अप्रॉक्स 1413 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए बॉयल होने के लिए। इट मींस यदि हम लोग MP एंड BP ऑफ NaCl बात करें, MP ऑफ NaCl कितना होता है 800 डिग्री सेल्सियस, BP ऑफ NaCl कितना होता है 1413 डिग्री सेल्सियस, 1413 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉट अप्रॉक्स, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, इट्स अप्रॉक्स 1413 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का, बॉइलिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का, सोचो ये सोडियम क्लोराइड को 800 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जबकि वाटर जानते हो वो क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है H2O, वो वाटर जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस, ओनली 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल 76-78 डिग्री सेल्सियस, कितना कम टेम्परेचर पर ये सब बॉयल हो जाता है कि नहीं। तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी कम होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब देखो यदि आयनिक कंपाउंड का बात करें तो यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में आराम से घुल जाएगा, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलता। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तुम लोग सोचोगे सर ये क्या है सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऑयल वगैरह, सरसों तेल, केरोसिन ऑयल, मतलब दिस आर ओके। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आसानी से ये नहीं घुलता है, मतलब घुलता ही नहीं है, नॉट आसानी से घुलता ही नहीं है, ठीक है। ज्यादातर, नॉट ऑल, ज्यादातर, ये ध्यान रखना, ये माइंड में रखना। जबकि यदि हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। कुछ एक्सेप्शन को यदि हटा दे तो, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, HCl हो गया, यूरिया हो गया, ये सब जो एक्सेप्शन को हटा दे तो लगभग सारे जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जबकि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल सकते हैं, वाटर में नहीं घुल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग डिस्कस करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ये कौन सा नया बात बता दिए सर आप? सर ये तो आप घिसा पिटा बात बता रहे हैं।
और बोल रहे हैं कि आप लॉस्ट खतरनाक प्रॉपर्टी। खाक खतरनाक प्रॉपर्टी? सर ये 500 बार बता चुके होंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो मोल्डन फॉर्म में होते हैं या फिर डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो उस टाइम ये क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। मींस ये टूट कर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब आयन का फॉर्मेशन हो गया मतलब पार्टिकल कैसा हो गया? चार्ज हो गया। कैसा हो गया? चार्ज हो गया। मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब चार्ज हो गया, चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, तो इसका मतलब वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने दे सकता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो इस तरह से जबकि हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का बात करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कोवेलेंट कंपाउंड? तो उसके पीछे भी परफेक्ट रीजन है। वो परफेक्ट रीजन क्या है? तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, वी ऑल नो कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहेगा तो वाटर में डिसोसिएट होकर आयन का फॉर्मेशन तो करेगा नहीं। और जब वाटर में डिसोसिएट होकर या फिर मोल्टेन फॉर्म में आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जब आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल नहीं हुआ। और चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में डिस्कशन करना है? तो जैसे ही हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सारा कुछ पढ़ लिया, यहाँ तक हम लोगों का सारा काम खत्म हो गया। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। कोवेलेंट कंपाउंड 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? तो सिंगल बॉन्ड से कोवेलेंट कंपाउंड जो है कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो है आप देखो कोवेलेंट कंपाउंड 3 टाइप बोला, तो मैंने उसमें भी है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ये सब कुछ होता है। तो वो तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो सीनियर क्लास में पढ़ना है। ठीक है, 11-12 में। कोई बात नहीं, यदि तुम लोगों को चाहिए कि हाँ सर ये भी जानना है मुझे, तो मैं वो भी बता दूंगा, बट उसके लिए एक क्लास सेपरेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी बात आधा अधूरा नहीं बताता हूँ। जब बताऊंगा तो पोलर कंपाउंड मैंने नाम ले लिया तो उसको डिटेल में बताना होगा मुझे कि हाँ ये पोलर कंपाउंड है, कैसे पोलर कंपाउंड है, क्यों पोलर कंपाउंड है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। तभी मुझे संतुष्टि मिलेगा। तुम लोगों को मिले ना मिले, मुझे तभी संतुष्टि मिलेगा जब एक एक चीज मैं बता दूंगा कि हाँ अब बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो 3 टाइप से बनता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है कि नहीं? बात किया था हम लोगों ने। सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो यदि 2 एटम के बीच, तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अक्यूरेंस ऑफ मेटल। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अक्यूरेंस ऑफ मेटल। अक्यूरेंस ऑफ मेटल का बात करें तो मेटल जो है वो अर्थ में 2 फॉर्म में अकर करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मिनरल्स और ओर्स के फॉर्म में। ठीक है, मिनरल के फॉर्म में और ओर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ में। ठीक है, अब देखो इसमें मिनरल और ओर में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो जितना भी मिनरल्स होता है, जितना भी सारा मिनरल जो है वो ओर होता है। ठीक है, सारा मिनरल ओर होता है, जबकि सारा ओर्स जो है मिनरल नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें मिनरल्स और ओर्स का तो ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट नॉट नेसेसरली ऑल ओर्स आर मिनरल। सारा ओर्स मिनरल हो ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि सारे मिनरल्स ओर्स होते हैं। ओके, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ओके, मैंने क्या बोला कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। all minerals are not ores but all ores are minerals। जितने भी और होंगे
वो सारे मिनरल होंगे, मगर जरूरी नहीं है कि सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर्स हों। ठीक है, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ये सारा मिनरल जो है और नहीं हो सकता जबकि सारा ओर्स में मिनरल होगा? तो भाई कारण तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हें ये मालूम होगा कि मिनरल्स क्या होते हैं, जब तुम्हें ये मालूम होगा कि ओर्स क्या होते हैं, जब तुम्हें ये मालूम होगा कि हाँ आखिर हम लोग जो है इसको कहाँ पाते हैं, ये कहाँ हम लोगों को मिलेगा। तो एक्चुअल में यदि बात करें हम लोग तो एलिमेंट्स जो होते हैं, हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एलिमेंट का हम लोग बात करें ना तो इसमें बहुत सारे जो मेटल होते हैं, बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अर्थ में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बहुत सारे जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। मींस कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है, इम्प्योर फॉर्म में भी पाया जाता है। तब फिर जाकर क्वेश्चन उठता है कि सर कौन सा एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ये फ्री स्टेट क्या होता है सर, ये कंबाइंड स्टेट क्या होता है सर? तो बहुत ही इजी बात है। फ्री मतलब किसी भी तरह का पाबंदी नहीं है। अभी हम लोग फ्री नहीं है, कोरोना के कारण हम लोग कंबाइंड मतलब कंबाइंड जैसा अवस्था है कि हाँ आप लोग को घर से बाहर नहीं निकलना, आप आजाद नहीं हो, अकेले नहीं हो। ठीक है, आप पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अभी एक आदमी को कोरोना होगा, आप घर से बाहर निकलेंगे, पूरा इंडिया प्रभावित हो जाएगा इस कोरोना से। ठीक है, दैट इज वही है भाई फ्री। फ्री मतलब वो अकेले, किसी के साथ नहीं है, अकेले है, प्योर फॉर्म है। और कंबाइंड स्टेट मतलब अकेले नहीं है, जब निकल रहा है चार को साथ में लेकर निकल रहा है। ठीक है, मतलब हमेशा इसके साथ दो चार और दूसरा आदमी रहता है, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड। तो कंबाइंड स्टेट मींस कंपाउंड के फॉर्म में। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या? कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। फ्री स्टेट मतलब क्या? प्योर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, मींस प्योर एलिमेंट के फॉर्म में रहता है, एलिमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टेट। अब देखो मैंने बात किया मिनरल क्या होता है, ओर्स क्या होता है। तो मिनरल्स आर ऑल दैट नेचुरल सब्सटेंस और नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड। मतलब इनसाइड द अर्थ वे सारे नेचुरल सब्सटेंस, इनसाइड द अर्थ वे सारे नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, मींस वे नेचुरल सब्सटेंस जिसमें क्या हो तो मेटल्स हो या फिर मेटल का कंपाउंड हो। अर्थ के इनसाइड पाए जाने वाले नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल्स और उनके कंपाउंड्स हों उसे हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। They are called minerals. Means minerals are the natural material or natural substance in which metals or their compounds are found in the earth. While ores किसे बोलते हैं? तो ores those minerals, कौन सा minerals? Those minerals which have metals. और वो भी कौन सा मेटल? यूजफुल मेटल, मीन्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली। प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आसानी से मेटल निकाला जा सकता है जिस मिनरल से, उस मिनरल को हम लोग बोलते हैं ओर्स। मिनरल्स में मेटल और कंपाउंड तो होंगे मगर जरूरी नहीं है कि सारे मिनरल से हम लोग मेटल को निकाल सकें कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। ओके, दैट्स व्हाई आई सेड कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, सारे मिनरल में यूजफुल मेटल नहीं होते हैं, सबको हम लोग प्रॉफिटेबली नहीं निकाल सकते हैं। जबकि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितना भी हम लोग यूजफुल मेटल वाला मिनरल निकालेंगे वो निकाल तो रहे हैं उस मिनरल से ही ना। जितना भी मेटल निकाल रहे हैं हम लोग
प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली मींस यूजफुल मेटल, वो निकाल कहां से रहे हैं, इसी से ना निकाल रहे हैं, तो ये सारा जो होगा वो इसी से ना आएगा, आएगा कि नहीं? इट मींस ऑल ओवर आर मिनरल्स। आ गया ना समझ में? ला दिया ना मैंने तुम्हें उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे जहां से मैं लेकर गया था। इसीलिए मैं बोलता हूं कीप पेशेंस, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। कितना भी हार्ड हो, दुनिया का कितना भी हार्ड चीज हो, बस टाइम दो मुझे, पेशेंस रखो तुम, मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूं, कुछ भी समझा दूंगा तुम्हें। जो भी कितना भी हार्ड तुम्हें लगता होगा, जब मुझे बोलना सर मुझे ये नहीं समझ में आया और दुनिया का कोई टीचर मुझे नहीं समझा सकता है, मैं यदि नहीं समझा दिया तुमको तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब जानबूझकर नहीं बोलना कि नहीं समझ में आया सर, ताकि सर पढ़ाना छोड़ दें, ठीक है? तो फिर मैं एक वकील भी हूं, मालूम हो जाएगा कि यू आर जस्ट टेलिंग लाइक। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को देख रहे हैं, अक्रेंस ऑफ मेटल तो हम लोगों ने देखा कि मेटल कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। मतलब ये ऑक्साइड के, यदि कंबाइंड स्टेट की बात करें तो ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, ये सब मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड और ऑक्साइड ये सब रूप में पाया जाता है मेटल। मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल का सल्फाइड होता है, मेटल का कार्बोनेट होता है, ये सारा फॉर्म में मेटल जो है कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। मतलब मेटल को अब निकालेंगे, मिनरल से मेटल को निकालोगे ना, तो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन का यदि बात करें तो द प्रोसेस or the steps which are involved in the extraction of metal is called metallurgy. Is called what? Metallurgy. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी मतलब क्या? The process involved in the extraction of metal. Process involved in the extraction of metal is called what? Metallurgy. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है? All the various process, आप लोग डिक्लेरेशन लिखना चाहो तो लिख लो, all the various process, all the various process involved in the extraction of metal from their ores is called metallurgy. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटलर्जी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेप सारा जो इन्वॉल्व। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है वो किसी एक सिंगल प्रोसेस से नहीं होता है, सिंगल मेथड द्वारा नहीं होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल मेथड्स, सेवरल स्टेप्स, सेवरल प्रोसेसेस, और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है डिपेंड करता है किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है उसके रिएक्टिविटी पे, मेटल के रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का इम्प्योरिटीज है, कितना इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज का अमाउंट ज्यादा है या मेटल का अमाउंट ज्यादा है, मेटल है तो कितना अमाउंट में है, मेटल कितना रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है या मॉडरेट रिएक्टिव है या लिस्ट रिएक्टिव है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है या बीच में आता है या नीचे आता है, हाईली, मॉडरेट एंड लिस्ट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे। ठीक, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो है हम लोग जो 3 प्रोसेस पढ़ेंगे वो कौन कौन सा 3 प्रोसेस पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कौन सा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, मतलब जो कंसंट्रेटेड ओर होगा उसको हम लोग मेटल में कन्वर्ट करेंगे। और देन आफ्टर
क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे मेटल का, क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो ये सारा स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ ओर्स के बारे में बता दूं, कुछ मेटल जो किस टाइप के ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मींस उस उनके ओर्स का नाम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि सोडियम मेटल का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, सोडियम मेटल का। तो ये इनसाइड द अर्थ क्रस्ट रॉक साल्ट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, रॉक साल्ट के रूप में पाया जाता है। मतलब इसके साथ जो इम्प्योरिटीज होता है वो कौन होता है, क्लोराइड होता है। कौन होता है, क्लोराइड, NaCl के फॉर्म में पाया जाता है। वो कौन, तो सोडियम मेटल। एल्युमिनियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एल्युमिनियम का यदि ओर का नाम कोई पूछे कि एल्युमिनियम का ओर का नाम क्या है, तो बॉक्साइट ओर। ठीक है, किस रूप में पाया जाता है, बॉक्साइट के फॉर्म में पाया जाता है इनसाइड द अर्थ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। क्या फॉर्मूला होता है, Al2O3.2H2O। ठीक है, बॉक्साइट के फॉर्म में। मैंगनीज किस फॉर्म में पाया जाता है, मींस मैंगनीज के ओर का नाम क्या है, तो मैंगनीज के ओर का नाम है पायरोलोसाइट। क्या नाम है, पायरोलोसाइट। पायरोलोसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मैंगनीज जिस ओर के फॉर्म में पाया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है MnO2। क्या होता है, MnO2। मैंगनीज का फॉर्मूला होता है Mn, और इसके ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं, मैंगनीज के ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग पायरोलोसाइट। क्या बोलते हैं, पायरोलोसाइट। MnO2 इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोलोसाइट। अब तुम इसको पायरोलोसाइट बोलो, ठीक है, पायरोलोसाइट बोलो, या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलो, तुम्हारा मन, मैंगनीज ऑक्साइड बोलो, तुम्हारा मन। जिंक, जिंक का जो है दो फॉर्म होता है ओर का, ये 2 टाइप ऑफ ओर के रूप में प्रेजेंट रहता है अर्थ में। ठीक है, कौन कौन सा ओर, तो एक होता है इसका कैलेमाइन। एक क्या होता है, कैलेमाइन। मतलब जिंक यदि कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा तो कैलेमाइन कहलाएगा, यदि ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो जिंक ब्लेंड कहलाएगा। ठीक है, कार्बोनेट और ऑक्साइड और दोनों होता है, मींस कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड एंड calamine, these are the 2 ores of zinc. After then if we talk about iron, तो आयरन हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, हेमेटाइट के रूप में। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं, आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। क्या होता है, आयरन 3 ऑक्साइड मतलब Fe2O3। ठीक है, अब कॉपर का, कॉपर 2 फॉर्म का और में एग्जिस्ट करता है, मींस 2 फॉर्म का और होता है इसका कॉपर का। कौन कौन, तो एक होता है क्यूप्राइट और एक होता है कॉपर ग्लैंस। क्या होता है, एक होता है क्यूप्राइट और एक होता है कॉपर ग्लैंस। क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है क्यूप्राइट का, Cu2O, मतलब कॉपर का ऑक्साइड क्यूप्राइट, कॉपर का ऑक्साइड क्या, ऑक्साइड का क्या, क्यूप्राइट, और कॉपर का सल्फाइड क्या, कॉपर का सल्फाइड क्या, तो कॉपर ग्लैंस। ओके, तो कॉपर का सल्फाइड Cu2O एंड कॉपर का ये ऑक्साइड Cu2O और कॉपर का सल्फाइड Cu2S। आफ्टर देन यदि मरकरी का बात करें हम लोग, तो मरकरी जो है किस ओर में पाया जाता है, तो ये सिनेबार के फॉर्म में पाया जाता है। इसके ओर का नाम क्या है, सिनेबार, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Hgs। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Hgs। क्या फॉर्मूला होता है मरकरी के ओर का, Hgs, सिनेबार। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे 1 by 1 मेथड ऑफ extraction of metal, means the process which are involved in the extraction of metal। अब हम लोग देखेंगे 1 by 1। सबसे पहला जो प्रोसेस था मेटलर्जी का, मेटलर्जी किसको बोलते हैं, the process which are involved in the extraction of metal, तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस था, पहला जो स्टेप था वो क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, मींस मतलब लार्ज अमाउंट में ओर्स रहे। ठीक है, इम्प्योरिटीज ना रहे, इम्प्योरिटीज कम रहे। एक्चुअल में होता क्या है ना कि ओर्स तो होता ही है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, साथ में उसके बहुत सारा अनवांटेड इम्प्योरिटीज भी होता है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, अर्दी मटेरियल्स, रॉकी मटेरियल्स, ये सब जो है उसके साथ प्रेजेंट होता है, तो उसको हटाना जरूरी है कि नहीं, उसको पहले हटाएंगे। कोई भी काम हम लोग देखो क्या करते हैं, कोई भी
गेहूं खरीदते हैं, अभी गेहूं का ये हुआ, गेहूं वीट का ये हार्वेस्टिंग हुआ है ना, हार्वेस्टिंग होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वीट को निकालते हैं उसके मतलब हस्क से, क्या करते हैं पहले जो है थ्रेसिंग करते हैं ना, दौनी होता है, पहले थ्रेसिंग हुआ पहला स्टेप, अब थ्रेसिंग हो गया तो अब तुमको लिटिल अमाउंट में हस्क उसके साथ है और ग्रेन्स जो है लार्ज अमाउंट में, ठीक। अब तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ वीट हो गया, क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ वीट, क्या कैसे कंसंट्रेशन ऑफ वीट, तो उसके साथ जो इतना बड़ा प्लांट था, इतना बड़ा उसके साथ लगा हुआ था वीट ग्रेन्स, कितना इतना छोटा 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 छोटा, साथ में उसके इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है कि नहीं, स्टेम उसका है, वो रिमूव करना होता है ना, जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस होता है उसके साथ उसको रिमूव करना होता है ना, तो वो सबको रिमूव करके फिर भी हस्क रह जाता है, थोड़ा सा उसमें रह जाता है कि नहीं, फिर भी उसमें हाँ रह जाता है। तो जो अनवांटेड इंप्योरिटीज को जो हम लोग रिमूव करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। मींस और अब कंसंट्रेटेड अमाउंट में हो गया, अब हम लोगों ने एनरिचमेंट कर लिया और का, हम लोगों ने कंसंट्रेटेड और गेन कर लिया, मींस अब उस और के पास किसी भी अनदर टाइप का इंप्योरिटीज नहीं है। ओके, तो मींस कहने का कि अब उसके साथ सैंड नहीं है, लाइमस्टोन नहीं है, माइका नहीं है, अर्दी मटेरियल नहीं है, रॉकी मटेरियल नहीं है, ये सारे इंप्योरिटीज उसके साथ अब नहीं है। इन सिंगल वर्ड यदि बोले तो गैंग नहीं है। गैंग तुम लोग वाला ना मत समझ लेना, झगड़ा लड़ाई करने जाते तो गैंग में जाते हो, गैंग मतलब ग्रुप, ठीक है। तो गैंग का मतलब अनवांटेड इंप्योरिटीज, ठीक है। इसको रिमूव करना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है, not in class 10 but in higher class you will be taught कि there are several methods of concentration of ores, बहुत सारा मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होगा, तो इसके प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। किसके प्रॉपर्टीज पर, तो ओर्स में जो गैंग है उसके प्रॉपर्टी पर और ओर्स के प्रॉपर्टी पर, मींस on the physical and chemical properties of ores and gangs, ये concentration का प्रोसेस डिपेंड करेगा, ठीक है। मींस concentration of ores depends on the physical and chemical properties of ore and gang। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर जब डिपेंड करेगा, तो यदि आप लोग जानना चाहेंगे कि सर कुछ बताइए कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ऐसे चाहूं तो डिटेल बता दूं, बट डिटेल बताने के लिए क्या है ना कि 2 पीरियड आप लोग को देना होगा। मुझे 2 पीरियड देने के लिए रेडी हो तो बोलो, मैं आगे बताऊंगा इसको, क्योंकि मेरी एक बीमारी ही समझो, मैं जब तक ईच एंड एवरीथिंग को नहीं क्लियर कर देता मैं आगे नहीं बढ़ता। अब यहां मैंने लिखा है कि हैंड पिकिंग, तो मैं आपको तब तक ये चीज यहां पर नहीं लिखता जब तक मुझे नहीं समझाना होता। मैं इसको समझाऊंगा बढ़िया से, कितना टाइम लगेगा वो टाइम मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। मैग्नेटिक सेपरेशन ये बताऊंगा आपको, कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर रखा है मैंने। फ्रूट फ्लोटिंग ये बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूं कि कितना टाइम लगेगा। हाइड्रोलिक वॉशिंग मैं ये जानता हूं कि ये सारे टॉपिक को समझाने में आपको कितना टाइम लगेगा, और इसीलिए मैं इन कुछ टॉपिक्स को, कुछ वर्ड्स को मैंने यूज किया है यहाँ पर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर आप हैंड पिकिंग द्वारा कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा कर सकते हैं, फ्रूट फ्लोटेशन द्वारा कर सकते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग